सबसे पहले आज लाख टके की बात में उस चुनावी महासंग्राम पर बात करेंगे जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। दोनों पार्टी अपने अपने दलबल के साथ आमने सामने हैं और अपनी अपनी जीत के लिए मीटिंग और साथ ही मंथन भी कर रहे हैं। लेकिन चुनावी तैयारियों में भी बीजेपी विपक्ष पर भारी है, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे छोटे दलों के साथ में सुपर 38 का समीकरण सेट कर लिया है। टीम उत्तर प्रदेश और टीम बिहार को समझे तो यूपी में राजभर के साथ गठबंधन हो चुका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को बिहार में चिराग पासवान का भी साथ मिल चुका है। यूपी में संजय निषाद पहले से एनडीए के साथी हैं, तो बिहार में जीतन राम मांझी पर बीजेपी ने दांव खेला है। यूपी जहां अनुप्रिया पटेल ओबीसी वोट बैंक में खेल करेगी, तो वहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी का मेल हो चुका है। अब बीजेपी में दारा सिंह चौहान आ चुके हैं, तो वहीं बिहार में बीजेपी को मुकेश सहनी का भी साथ मिल चुका है। यानी इस बार छोटे छोटे दलों के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा करने वाली है। एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि बीजेपी की तैयारी कैसी है। कल एनडीए की मीटिंग होनी है, उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट। जो हुक्म करोगे हम मानेंगे, और हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। 2024 के दंगल में एक तरफ 38 दलों के साथ है एनडीए का मजबूत कुनबा, तो सामने है पीडीए के साथ स्पेशल 26 की टोली। दावा पूर्ण बहुमत का है तो इरादा सत्ता परिवर्तन का। एक तरफ विपक्षी एकता के लिए दर्जनों पार्टियों की मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी नए पुराने साथियों को जोड़ने और विपक्ष को तोड़ने में जान झोंक रखी है, क्योंकि बात अब पावर पॉलिटिक्स तक आ पहुंची है। आने वाले 2 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि एनडीए के साथ कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर विपक्षी पार्टियों का कुनबा बड़ा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते क्या ये तस्वीर रह पाती है या फिर बदल जाती है। 38 दलों के साथ बीजेपी उस लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रही है जिससे अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके, और इसके लिए उन छोटे छोटे दलों के साथ बीजेपी अब चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है, जिसकी तस्वीर दिल्ली में दिखेगी। अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है, और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है, और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों राज्य बीजेपी के लिए खास है, और यहाँ के छोटे छोटे दल बड़ा खेल करने के लिए काफी हैं। यूपी में ओबीसी की आबादी 52% है, जिनमें करीब 41% गैर यादव ओबीसी हैं। इनमें अनुप्रिया पटेल का ओबीसी की दूसरी सबसे बड़ी जाति कुर्मी में प्रभाव है। इसी तरह निषाद पार्टी का मल्लाह और उसकी उपजातियों में पकड़ है। दारा सिंह चौहान की नोनिया और ओम प्रकाश राजभर की राजभर में पकड़ है। यानी यूपी में बीजेपी की नई टीम पैक हो चुकी है। तो अब नजर बिहार पर जा टिकी है, क्योंकि जदयू से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी की रणनीति दलितों, गैर यादव, ओबीसी और अगड़ों का नया गठजोड़ तैयार कर नीतीश के लवकुश समीकरण को भी ध्वस्त करने की है। बिहार के 16% दलित मतदाता 24 के लिए अहम हैं, इसलिए पार्टी ने चिराग पासवान के साथ जीतन राम मांझी को भी साधा है। साथ ही लवकुश समीकरण पर वार करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को साधने के अलावा नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह को भी पार्टी में शामिल किया गया है। तो हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है।
विपक्षी एकता को चुनौती देने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इसी के तहत सीटों की संख्या, जातिगत समीकरण और छोटे दलों की अहमियत को देखते हुए उनसे संपर्क साधा जा रहा है और बीजेपी की इस कवायद का फल भी मिलने लगा है और कई पार्टियां फिर से उसके साथ आने लगी हैं। वही लोग हैं जिनके पास वोट भी नहीं है, जिनके एक विधायक नहीं है, जिनके एक सांसद नहीं है, वो भी उस बैठक में जाकर के ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जो एनडीए का एक मजबूत स्तंभ खड़ा हुआ है, ये विपक्ष इस एनडीए के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मतलब साफ है, बीजेपी की रणनीति अब छोटे छोटे दलों के साथ बड़ी जीत हासिल करने की है और इस रणनीति में अब चिराग पासवान, ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेताओं की छोटी पार्टियों का साथ भी भरपूर मिल रहा है और इसकी तस्वीर दिल्ली में भी दिखने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा के साथ दिल्ली से अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। देश की विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें तमाम बड़े विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार हो या फिर अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती हो या फिर संजय राउत, सभी उस एजेंडे के साथ मंथन कर रहे हैं जिससे 24 के चुनाव में एनडीए के सुपर 30 से मुकाबला किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर किसका कुनबा ज्यादा मजबूत है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में एकजुट हो रही हैं। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट बटोरने वाला करिश्माई कलेवर, योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व वाला तेवर, शाह की चाणक्य चाल और नड्डा की पैनी नजर से मुकाबले के लिए राहुल गांधी उस चुनावी आंधी में टीम तैयार कर रहे हैं जिससे 24 में बीजेपी के विजयी रथ को रोका जा सके, मुकाबला किया जा सके और चुनावी चुनौती को मुफीद बनाया जा सके। – 2024 में मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दल बेंगलुरु में एकजुट हो रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और उस अमृत की खोज कर रहे हैं जिससे एनडीए बनाम पीडीए को जिंदा रखा जा सके, जिसके लिए राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और केजरीवाल तक रणनीति तैयार करने में अभी से जुट गए हैं। 24 की चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी है, वो खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 24 के चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन साबित होगी कि अभी देखिए ना, इनका आगाज इतना खूबसूरत है तो अंजाम कितना बदसूरत होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि जो है ख्वाहिशें एक हैं और इसमें खानदान अनेक हैं, जो सपने एक हैं और मुंगेरी अनेक हैं। विपक्षी एकता की बढ़ती ताकत को दिखाते हुए बेंगलुरु में कुल 26 दलों के शामिल होने की उम्मीद है। ये संख्या पटना में हुई बैठक से ज्यादा है। बताया जा रहा है कि इस बीच विपक्षी नेता एक अनौपचारिक बैठक भी कर रहे हैं और कल यानी मंगलवार को मैराथन बैठक होगी। लेकिन इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। बेंगलुरु में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टियों को भविष्य में क्या करना है, राजनीतिक स्थिति का आकलन करना, आगामी संसद सत्र के लिए रणनीति बनाना, बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का मंत्र देना, आपसी मनमुटाव को दरकिनार करना। विपक्ष भले ही 26 दलों को एक साथ आने का दावा कर रहा हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये बैठक नहीं बल्कि दावत है और सभी दल एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। दो विरोधी विचारधारा के दल एक नाव पर सवार हो रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने अस्तित्व पे आए संकट से बचने के लिए। सैद्धांतिक आधार पर कोई नहीं है। मेरा कहना कि जनता को यह पता है कि इन दलों की व्यक्तिगत स्थिति क्या और सामूहिक हो जाएंगे तो क्या स्थिति है। चुनाव के पहले कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में एक हुई थी और एक प्रचार हुआ था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है राहुल और अखिलेश जी की, लेकिन वो जोड़ी बिखर गई। उसके बाद बुआ भतीजे की जोड़ी बनी, वो भी बिखर गई। तो ये भी कौन लंबे दिन तक चलनी है। देखिए, बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है इसमें, ये विपक्ष की एकता नहीं है, ये तो दावतनामा है। जिस दावतनामे के अंदर कोई पिताजी को लेके जा रहा है, कोई बेटों को लेके जा रहा है, परिवार सहित लोग आ रहे हैं,
कोई पहले नाश्ता करके चला आएगा, कोई लंच करके करा आएगा, कोई डिनर करके चला आएगा। अगर एक रूपता होती तो बैठ के सब डिस्कस करते। कोई कहता मैं आज आऊंगा, मैं कल नहीं आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं परसों नहीं आऊंगा। साफ साफ लगता है ये आईवाश करना है, अपने आप को छुपाना है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सामंतवादी लोग हैं। यानी बेंगलुरु में होने वाली बैठक के लिए भले विपक्षी दल दावे और वादे कर रहे हों, लेकिन बीजेपी इस मीटिंग को ठगबंधन का नाम दे रही है। खैर, बीजेपी के साथ ही जनता की भी नजर अब इस मैराथन मंथन पर है, क्योंकि जितने भी दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उन सब के दिल मिलेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक चल रही है। 2 दिनों की बैठक है, आज और कल। इसी बीच 24 के महासंग्राम में बीजेपी की टीम और मजबूत हो गई। मिशन 80 को फतह करने के लिए एक तरफ सियासी दल को एनडीए में शामिल करवाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन नेताओं की घर वापसी हो रही है जो कभी बीजेपी में थे और अलग होकर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। यानी कि सपा विधायक दारा सिंह चौहान आज बीजेपी में शामिल हो गए और इस मौके पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वापसी हुई दारा सिंह चौहान की। हालांकि वापसी की वजह क्या रही ये समझना भी जरूरी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान को महत्व देने की जगह अब उनकी उपेक्षा होने लगी थी। साथ ही समाजवादी पार्टी के संगठन में दारा सिंह को जिम्मेदारी भी नहीं दी गई थी। दारा सिंह को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को तवज्जो देना भी एक बड़ा फैक्टर है। तो दूसरी तरफ बीजेपी दारा सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है दारा सिंह चौहान को, और इसी की वजह से दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ आए हैं। अब देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो कभी दुश्मन थे दोस्त बन गए, जो कभी नाराज थे घर वापसी कर गए और 80 में 80 के लिए उस दल के साथ दम दिखा रहे हैं, जहां बात सबका साथ सबके विश्वास की होती है। पहले ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए से हाथ मिलाया, तो अब समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तीसरी बात, प्रधानमंत्री और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम, जन कल्याण का काम, गरीब कल्याण का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा आने के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही के रूप में आज मेरी घर वापसी हुई है। एक के कार्यकर्ता सिपाही बनकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक लोकसभा जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। लोकसभा चुनाव की लड़ाई उत्तर प्रदेश में सबसे दिलचस्प हो गई है। एक तरफ सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेतृत्व में जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल मोर्चे पर हैं। यानी कि 24 के चुनाव में अब उत्तर प्रदेश की टीम पूरी तरह से तैयार हो गई है। लेकिन बीजेपी अब उसी टीम से उन चुनिंदा प्लेयर को साथ ला रही है जो कभी बगावत कर बीजेपी से जुदा हो गए थे, और जब गलती का एहसास हुआ तो वापस चुनाव से ठीक पहले विजय रथ पर दारा सिंह चौहान जैसे नेता सवार हो गए। हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश में इस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, समाज में जो गरीब व्यक्ति है, हमारी जो योजना है अंत्योदय की, उस अंत्योदय की योजना को सफलता पूर्वक लागू करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आप सबके आशीर्वाद से अपने संकल्प को पूरा करेंगे। बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, रूठे को मना रही है, ताकि 80 में 80 के लक्ष्य को आसानी से साधा जा सके। इसके लिए जाति, धर्म और विकास वाले एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परिवार, राजग का परिवार लगातार बढ़ रहा है। इसी अनुक्रम में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में
सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है, उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। बीजेपी का मकसद उन चुनौतीपूर्ण सीटों पर सहयोगी के साथ समीकरण साधने का है जहां खास जाति का दबदबा है, जहां पटेल, निषाद और राजभर समाज का डेडिकेटेड वोट बैंक है। और उसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी इन दिनों सहयोगियों के साथ शंखनाद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओपी राजभर हमेशा अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। 24 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए ओपी राजभर एक बड़ा धमाका पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। राजभर ने इशारा किया है कि तैयार रहिए, एक बड़ा धमाका होने वाला है। राजभर के इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। 27 जुलाई के बाद में राजभर क्या कहने वाले हैं? क्या राजभर फिर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है? ये सवाल जो कि लगातार उठ रहे हैं। क्या एसपी बीएसपी में सेंध लगाने वाले हैं राजभर? ये सवाल भी है। क्या ओपी राजभर सियासत में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि ओपी राजभर ने संकेत ही कुछ ऐसे दिए। हम तो गरीबों से कहूंगा कि गरीबों से दोस्ती करो, और दावे के साथ कहता हूं, अब घबराओ न, खेल हमने चालू किया है। अब राजनीति का खेल शुरू किया हूं, और प्रदेश नहीं देश की सियासत में वो भूचाल पैदा करूंगा कि आने वाला 27 के बाद, 26 के बाद 27 आते आते अब देखिएगा कि हम कौन सा खेल करने जा रहे हैं। बहुत नहीं बताऊंगा, बस उसको गोपनीय रहने दो। और नेताओं से अपने कहूंगा कि देखो, हमको देश के नेता तो पढ़ाई दिए पाठ, सूरह दुनी 8। मिशन 80 को पूरा करने में जुटी बीजेपी ने राजधानी लखनऊ को बड़ी सौगात दी। लखनऊ के बिठौली में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने 33,100 करोड़ की लागत से बने 2 नेशनल हाईवे का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे और सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने 2014 से पहले की केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। 2024 में हैट्रिक लगाने में जुटी बीजेपी का फॉर्मूला विकास जारी है। इसके लिए लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने 3300 करोड़ की लागत से बने 2 नेशनल हाईवे का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। भाइयों बहनों, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 2014 के पहले के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन जो सरदेव अटल जी ने अपने समय में बना दी, वही आगे बढ़ पा रही थी। नया कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था और निर्णय की शिकार सरकार थी या भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि उसने आम जनमानस में एक अविश्वास पैदा कर दिया था। भाइयों बहनों, 3300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के 2 राजमार्गों का लोकार्पण के साथ ही लखनऊ की विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का भी आज यहां पे, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लखनऊ के हैं। इसमें मार्ग भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, नगर विकास से जुड़े हुए भी हैं, नगर निगम से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अन्य अनेक क्षेत्रों से लखनऊ वासियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के जो माध्यम बन सकते हैं,
सीएम योगी ने ये भी कहा कि हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से किसान अब अरबपति हो रहे हैं। 3300 करोड़ की लागत से बने 2 परियोजनाओं समेत लखनऊ में 164 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, जिसमें नवीनगंज से मित्रसेनपुर तक 4 लेन चौड़ीकरण, इसके अलावा लखनऊ सीतापुर एलिवेटेड रोड तैयार किया गया। मडियावा IIM क्रॉसिंग पर 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास, इसके साथ IIM तिराहे के फ्लाईओवर के लोकार्पण समेत कई परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि 2024 तक यूपी में करीब 5 लाख करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर दिखाई देंगी। इस उत्तर प्रदेश की एक समय ख्याति ये थी कि ये बीमारी प्रदेश है, पर आज परिस्थिति बदल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और इसी विकास में उत्तर प्रदेश का विकास करते समय स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा, तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 5 लाख करोड़। वहीं रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने भी सीएम योगी के काम की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए सीएम योगी हमेशा से आगे रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह लखनऊ, यह सबसे बेहतरीन शहरों में हो, यह हमारा लक्ष्य है यहाँ का सांसद होने के कारण। और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है और आपके यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। मुझे एक बात भी आज याद नहीं है कि जो मैंने कहा हो क्षण भर की विलंब नहीं लगाई है। 2024 की लड़ाई को बीजेपी विकास की लड़ाई बता रही है, क्योंकि यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी विकास के मुद्दों को आगे बढ़ा रही है और विपक्ष को विकास के मुद्दे पर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।